चलिए एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट राह में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए एंड कोशिश करिए नोट बनाने का, क्योंकि गाइस नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिवीजन करना, लेकिन रिवीजन आप तभी कर पाएँगे जब आप खुद से चीज़ों को नोट करेंगे। गाइस, जब आप देखिएगा, जब आप खुद से चीज़ों को नोट करते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें नोट करेंगे जो आपको नहीं पता है। और जब आप उसका रिवीजन करेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएगी। तो ये जो होता है ना, सबसे एग्ज़ाम में जो सबसे सिलेक्शन लेने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है आप नोट बनाइए एंड उसका जितना ज़्यादा हो सके उसको रिवीजन करिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी चीज़ें क्लियर आउट रहेगी, आपको एग्ज़ाम में उतना ही ज़्यादा ये हेल्प करेगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट जो चलेगा, वो हमारा सेट 13 चलेगा। यानी कि आज जो है रेलवे ग्रुप डी का सेट जो है आपका 13 चलेगा, ठीक है? तो चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किस नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य स्थित था? तो आपको बताना है कि विजयनगर साम्राज्य जो है ये किस नदी के तट पर स्थित था। तो आपके ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, ऑप्शन बी नर्मदा नदी के तट पर, या ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी के तट पर, या ऑप्शन डी कृष्णा नदी के तट पर। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है विजयनगर साम्राज्य जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि विजयनगर जो है ये कब तक इसका जो साम्राज्य था, ये कब तक था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विजयनगर साम्राज्य जो है ये आपका 1336 में ये स्थापित हुआ था। यानी कि 1336 में इसकी स्थापना हुई थी। मतलब इसे हरियर और बुक्का ने किया था। और दूसरा जो है ये कब तक चला था इसका, तो ये कब चला था आपका 1646 तक जो है ये विजयनगर साम्राज्य था आपका। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1336 से लास्ट जो है ये 1646 तक। उसके अलावा अगर हम बात करते गए, तो अगर हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य की अगर हम स्थापना के बारे में बात करते गए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है ये किसने की थी गाइस, तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है ये हरियर और बुक्का ने मिलकर की थी। ये आपको ध्यान रखना है किसने की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है गाइस, याद रखिएगा ये हरियर हरियर और बुक्का ने मिलकर की थी। ये आपको ध्यान रखना है, हरियर और बुक्का ने मिलकर जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने कब की थी गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो किया था वो 1336 ईस्वी में किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है कब किया था गाइस, याद रखिएगा 1336 में किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 1336 में। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट जो बात करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में जो है कौन-कौन सा है, तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य में जो है कौन-कौन सा है। तो अगर हम वंश की बात करें कि विजयनगर साम्राज्य में जो है ये आपका कौन-कौन सा वंश था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वंश के नाम के बारे में बात करेंगे, तो याद देखिएगा विजयनगर साम्राज्य में जो है वंश के नाम के बारे में हम बात करेंगे कि कौन-कौन सा वंश था गाइस, तो याद रखिएगा सबसे पहले जो है ये आपको याद रखना है कौन सा था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है हरियर और बुक्का जो है ये किस वंश से थे, तो याद रखिएगा संगम वंश से, ठीक है। हरियर और बुक्का थे, तो याद रखिएगा इसमें कौन-कौन सा वंश था। तो पहले आपको याद रखना, पहला जो हो गया ये आपका संगम वंश हो गया। ये आपको ध्यान रखना, संगम वंश जो है ये विजयनगर साम्राज्य के हैं। संगम वंश खत्म हुआ तो उसके बाद जो है याद रखिएगा कौन सा वंश आया, संगम वंश के बाद जो है सलू वंश आया। संगम वंश के बाद जो है ये कौन सा वंश आएगा, इससे याद रखिएगा संगम वंश के बाद जो है संगम वंश जब समाप्त हुआ तब जो है सलू वंश का जो है ये स्थापना हुआ। सलू वंश के बाद जो है कौन सा वंश आएगा, सलू वंश के बाद जो है तुलु वंश आया। सुलु वंश के बाद जो है ये कौन सा वंश आएगा, इससे याद रखिएगा सुलु वंश के बाद जो है तुलु वंश आया। तुलु वंश जो है ये इतने जो है वंश ने शासन किया था विजयनगर साम्राज्य पे। संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और जो है आपका एक और याद रखिएगा अरविदु वंश, ठीक है। तो ये चार वंश ने जो है विजयनगर साम्राज्य पे जो है शासन किया था। ये आपको ध्यान रखना है। अरविदु वंश, ये चार वंश ने जो है शासन किया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसने किया था गाइस, याद रखिएगा अरविदु वंश। ये टोटल चार वंश जो थे विजयनगर साम्राज्य पे शासन किए थे, जिसमें से संगम वंश जो है ये कब स्टार्ट हुआ था, 1336 में। और लास्ट आपका अरविदु वंश यानी कि 1646 में समाप्त हो गया था, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके संस्थापक के बारे में, ठीक है, कि संगम वंश के संस्थापक कौन है, सुलु वंश के संस्थापक कौन है और तुलु वंश के संस्थापक कौन है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं लिखा देती हूँ, यहाँ पे आप नोट करिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते गए, तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है, पहला जो है ये आपको कौन सा हो गया guys? पहला जो है ये आपको ध्यान रखना है संगम वंश, ठीक है। तो संगम वंश के जो है अगर हम बात करते हैं, संगम वंश के जो है संगम के जो है संस्थापक कौन है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है। संगम वंश के जो है guys, देखिएगा संस्थापक के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं
गाइस? संगम वंश के जो संस्थापक है ये कौन है गाइस? याद रखिएगा, संगम वंश के जो संस्थापक है ये हरियर और बुक्का ने मिलकर जो है इस वंश की स्थापना की थी। ये किसने किया था गाइस? याद रखिएगा, हरियर और बुक्का जो है इस वंश के संस्थापक है। हरियर और कौन है गाइस? याद रखिएगा, हरियर और बुक्का जो है इस वंश के संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम दूसरा पॉइंट बात करें, दूसरा जो है ये आपका कौन सा है गाइस? तो दूसरा जो है ये आपका सुलभ वंश है। दूसरा जो है आपका सुलभ वंश है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका कौन सा वंश है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, सुलभ वंश के जो है संस्थापक के बारे में बात करेंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है। सुलभ वंश के संस्थापक जो है यानी कि इस वंश की जो है स्थापना किसने की थी गाइस? तो इस वंश के संस्थापक के बारे में अगर हम बात करेंगे, इस वंश के जो है संस्थापक कौन है गाइस? याद रखिएगा, सुलभ वंश के जो संस्थापक है ये कौन है? तो ये है नरसिंह देव राय, ठीक है। ये कौन है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है, नरसिंह देव राय, ठीक है। इस वंश के संस्थापक कौन है गाइस? याद रखिएगा, नरसिंह देव राय जो है ये आपको ध्यान रखना है। नरसिंह देव राय जो है, नरसिंह देव राय जो है इस वंश के संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दो वंश ये हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे हम आपके तुलु वंश के बारे में लिख देते हैं क्योंकि जगह नहीं है, और यहाँ पे हम अरविदु वंश के बारे में लिखेंगे। तो तुलु वंश की बात करें, इसके संस्थापक कौन है? तो इसके जो संस्थापक है देखिएगा, इसके संस्थापक है वीर नरसिंह राय, ठीक है। ये है नरसिंह देव राय, और ये कौन है गाइस? याद रखिएगा, वीर नरसिंह राय, ठीक है। ये कौन है गाइस? तो इसके संस्थापक कौन है गाइस? याद रखिएगा, इसके जो संस्थापक है आपको ध्यान रखना है, वीर नरसिंह राय, ठीक है। इसके जो संस्थापक है ये कौन है गाइस? याद रखिएगा, इसके जो संस्थापक है ये आपको ध्यान रखना है, वीर नरसिंह राय जो है ये आपको ध्यान रखना है। इसके संस्थापक कौन है गाइस? याद रखिएगा, इसके जो संस्थापक है वीर नरसिंह राय जो है इसके संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अरविंदो वंश की बात करेगा, इससे याद रखिएगा, अलिये राम राय जो है ये आपको ध्यान रखना है। इसके संस्थापक कौन है गाइस? इससे याद रखिएगा, इसके संस्थापक जो है ये कौन है गाइस? इससे याद रखिएगा, अलिये राम राय, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इसके संस्थापक कौन है गाइस? इससे याद रखिएगा, अलिये राम राय जो है ये आपको ध्यान रखना है। इसके संस्थापक कौन है? अलिये राम राय जो है इसके संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा कि तुंगभद्रा नदी का जो है यहाँ पे पूछा जाता है कि पुराना नाम क्या था गाइस, तो ये भी आपको नोट करना है। तो अगर हम बात करते हैं कि तुंगभद्रा नदी का गाइस याद रखिएगा पुराना नाम क्या था, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि तुंगभद्रा नदी का जो है पुराना नाम जो है, पुराना नाम क्या था गाइस? याद रखिएगा, पुराना नाम जो है ये क्या था? तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम पंपा था, ये आपको ध्यान रखना है। तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम क्या था गाइस? तो याद रखिएगा, पंपा इसका पुराना नाम था तुंगभद्रा नदी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि भरतनाट्यम और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से किस नर्तकी का संबंध है? तो आपको बताना है कि भरतनाट्यम और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से, यानी कि भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से कौन सी नर्तकी संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है सोनल मानसिंह, ऑप्शन बी शोभा नायडू, ऑप्शन सी सितारा देवी, या ऑप्शन डी यामिनी कृष्ण मूर्ति। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सोनल मानसिंह जो है ये आपके भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें भरतनाट्यम जो है ये आपके किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, इससे आपको ध्यान रखना। भरतनाट्यम जो है ये आपके तमिलनाडु का है, ये आपको ध्यान रखना। भरतनाट्यम जो है ये किस स्टेट का है, इससे याद रखिएगा, भरतनाट्यम जो है ये आपके तमिलनाडु का है, ठीक है। भरतनाट्यम जो है ये आपके कहाँ का है, इससे याद रखिएगा, भरतनाट्यम जो है ये आपके तमिलनाडु स्टेट का है, ये आपको ध्यान रखना है, शास्त्रीय नृत्य है। और जो है अगर उड़ीसा की बात करें तो ये नाम से ये स्पष्ट है। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो ये आपके उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। उड़ीसा का जो है ये आपके जो है याद रखिएगा, ये आपके उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं सोनल मानसिंह के बारे में गाइस। यहाँ पे जो है सोनल मानसिंह के बारे में हम एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जो है ये आपकी किससे जुड़ी हुई है? ये भरतनाट्यम और ओडिसी से जुड़ी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किससे जुड़ी हुई है? तो ये भरतनाट्यम प्लस ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें गाइस, याद रखिएगा इन्हें पद्म भूषण मिला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। सोनल मानसिंह को जो है गाइस याद रखिएगा, इन्हें जो है पद्म पद्म भूषण मिला हुआ है और विभूषण भी, ठीक है। तो पहले भूषण के बारे में बात करेंगे कि इन्हें जो है पद्म भूषण कब मिला है गाइस, याद रखिएगा सोनल मानसिंह को जो है अगर हम पद्म भूषण की बात करें तो याद रखिएगा इन्हें 1992 में जो है, इन्हें 1992 में पद्म भूषण मिला है, ये आपको ध्यान रखना। और अगर हम बात करते हैं कि इन्हें जो है पद्म विभूषण की अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि सोनल मानसिंह को जो है अगर हम बात करते हैं कि इन्हें जो है पद्म विभूषण कब मिला था, तो ये जितना भी डेटा लिखा रही होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि इन्हें जो है पद्म विभूषण, इन्हें जो है पद्म विभूषण कब मिला था गाइस, तो 2003 में जो है 2003 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। यानी 1992 में पद्म भूषण और 1900 और 2003 में जो है इन्हें पद्म विभूषण मिला है, ये आपको ध्यान रखना है।
इनके अलावा अगर हम बात करें गाइस, तो यह देखिएगा इन्हें जो है कालिदास सम्मान भी मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है याद रखिएगा, इन्हें जो है कालिदास सम्मान भी मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है आपको ध्यान रखना है, कालिदास सम्मान भी मिला है। तो अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि इन्हें जो है कालिदास सम्मान जो है ये कब मिला गाइस, तो याद रखिएगा इन्हें कालिदास सम्मान 2006 में मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें कालिदास सम्मान जो है ये कब मिला है, 2006 में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, तो इन्हें जो है गाइस याद रखिएगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है गाइस याद रखिएगा, इन्हें जो है संगीत संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें, तो इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ये कब मिला है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ये कब मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें मिला था आपके जो है कब मिला था गाइस, 1987 में, ठीक है। कब मिला था, 1987 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, 1987 में, ठीक है, 1987 में। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस शोभा नायडू। शोभा नायडू जो है ये आपके कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है गाइस, तो याद रखिएगा शोभा नायडू जो है ये आपके कुचिपुड़ी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। शोभा नायडू जो है ये आपके कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें सितारा देवी, सितारा देवी जो है गाइस याद रखिएगा ये आपके कथक से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। सितारा देवी जो है ये आपके कथक से संबंधित है। और जो है यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है गाइस याद रखिएगा, यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है ये आपके भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये किससे संबंधित है, ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है ये किससे संबंधित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है ये आपके भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सुआ लोक नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है। तो आपको बताना है कि सुआ लोक नृत्य जो है ये किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है। तो आपके ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मेघालय या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है आपके छत्तीसगढ़ का है, यानी सुआ लोक नृत्य जो है ये आपके किस राज्य का है, छत्तीसगढ़ का है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो है और कौन-कौन सा लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। तो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, तो यहाँ देखिएगा आपका जो है गौरा नृत्य जो है ये किस राज्य का है गाइस, तो अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि आपका जो है गौरा नृत्य, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गौरा नृत्य जो है ये आपके किस राज्य का है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। गौरा नृत्य जो है ये आपके जो है छत्तीसगढ़ का है। इसके अलावा अगर बात करें, गौरा नृत्य हो गया। इसके अलावा बात करते हैं गाइस, कर्मा नृत्य जो है ये आपके किस राज्य का हो गया गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि आपका जो है कर्मा नृत्य जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य हो गया गाइस, तो ये भी आपके छत्तीसगढ़ का हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, तो आपका जो है पंथी पंथी जो है ये किस राज्य का हो गया गाइस, ये रखिएगा। पंथी नृत्य जो है ये आपके किस राज्य का हो गया, ये भी आपके छत्तीसगढ़ का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। पंथी नृत्य भी आपके छत्तीसगढ़ का हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कौन कौन सा लोक नृत्य है गाइस, याद रखिएगा। जैसे कोली नृत्य हो गया, कोली नृत्य जो है ये कहाँ का हो गया गाइस, याद रखिएगा। कोली नृत्य जो है, कोली नृत्य जो है ये कहाँ का हो गया, ये आपके जो है महाराष्ट्र का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। कोली नृत्य हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इससे आपको ध्यान रखना है, लावनी हो गया, कोली हो गया, लावनी नृत्य जो है ये कहाँ का हो गया इससे याद रखिएगा। लावनी नृत्य जो है, लावनी नृत्य जो है ये कहाँ का हो गया, ये भी आपके महाराष्ट्र का हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम मेघालय की बात करें, तो मेघालय से आपको याद रखना है, मेघालय से जो है आपका लाहो, लाहो जो है ये किस राज्य का है इस नृत्य है, तो ये आपका लाहो जो है ये आपके मेघालय का है। तो लाहो हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, लाहो हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो वांगला नृत्य जो है ये कहाँ का हो गया गाइस, तो ये देखिएगा वांगला जो है ये भी आपके मेघालय का है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें गाइस, ये आपको ध्यान रखना है नौटंकी, नौटंकी जो है ये किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है गाइस, तो याद रखिएगा नौटंकी जो है ये उत्तर प्रदेश का हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें रासलीला, रासलीला जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य कला शैली हो गई, तो ये आपको ध्यान रखना है, रासलीला भी जो है ये भी आपके उत्तर प्रदेश का हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को इस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि पश्चिमी तट को जो है उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन ए कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी कोंकण तट, या ऑप्शन डी मालाबार तट, या ऑप्शन डी कनाडा तट। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे आपसे क्या कर रहा है कि पश्चिमी तट के जो है ये कौन से भाग के बारे में बोल रहा है, उत्तरी भाग के बारे में बोल रहा है कि उत्तरी भाग को जो है ये किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा
पश्चिमी तट के जो है उत्तरी भाग को जो है ये कोंकण तट कहा जाता है, ठीक है? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते गए तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है आपको क्या रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है, हम बात करेंगे आपके पश्चिमी तट के बारे में, ठीक है? आपको ध्यान रखना है, हम बात करेंगे पश्चिमी तट के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम पश्चिमी तट के बारे में बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे जो है गाइस देखिएगा, इसे जो है ये आपको ध्यान रखना है, इसे क्या है, तो 4 भागों में जो है इसे विभाजित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी तट को जो है ये आपको ध्यान रखना है, 4 भागों में जो है ये आपको ध्यान रखना है, 4 भागों में जो है विभाजित किया गया है, 4 भागों में विभाजित है। पश्चिमी तट जो है यहाँ पे कितने भागों में विभाजित है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी तट जो है ये आपका 4 भागों में विभाजित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगर हम बात करते हैं वो 4 भाग कौन-कौन सा है, तो पहला आपको याद रखना है ये कौन सा है गाइस, तो पहला आपको याद रखना है काठियावाड़ तट, ठीक है? पहला जो है ये आपका कौन सा है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, पहला जो है ये आपका, पहला जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपका कौन सा हो गया गाइस, तो पहला जो हो गया ये आपका काठियावाड़ तट हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो दूसरा जो हो गया ये आपका जो है दूसरा जो हो गया ये आपका कोंकण तट हो गया। दूसरा जो है ये आपका कौन सा आ गया गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, दूसरा जो है ये आपको ध्यान रखना है कोंकण, ठीक है? आपको ध्यान रखना है कोंकण तट हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका कोंकण तट हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया, तीसरा जो है ये आपको ध्यान रखना है कनाडा तट हो गया। तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, याद रखिएगा, तीसरा जो है ये आपका कनाडा तट हो गया। और चौथा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, याद रखिएगा, चौथा जो है आपका मालाबार तट हो गया, ठीक है? आपको ध्यान रखना चौथा जो है आपका कौन सा तट हो गया गाइस, तो याद रखिएगा चौथा जो है ये आपका मालाबार तट हो गया, ठीक है? अब ये जो हो गया ये आपके पश्चिमी तट के 4 भागों को है, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो है ये आपको अगर हम काठियावाड़ की अगर हम बात करें गाइस, तो काठियावाड़ में आपको क्या याद रखना है कि ये जो है कच्छ के रण से लेकर दमन तक फैला हुआ है, ठीक है? तो अगर हम काठियावाड़ के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, अगर हम काठियावाड़ के बारे में बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है, काठियावाड़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको लिख लेना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे जो है किसके बारे में बात करेंगे गाइस, यहाँ पे जो है हम काठियावाड़ के बारे में बात करेंगे। तो काठियावाड़ के बारे में आपको क्या लगना है कि ये जो है कहाँ तक फैला हुआ है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है आपके जो है कक्ष, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कक्ष के रन से, ठीक है? ये जो है कहाँ तक फैला हुआ है गाइस, याद रखिएगा कक्ष के रन से लेकर जो है दमन तक फैला हुआ है। कक्ष के रन से जो है ये आपको ध्यान रखना है दमन तक, कक्ष के रन से जो है ये आपको ध्यान रखना है दमन तक जो है ये फैला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? दमन तक फैला है, ये आपका कौन सा फैला हुआ है गाइस, याद रखिएगा काठियावाड़ का तट। कोंकण तट की अगर हम बात करें गाइस, तो याद रखिएगा कोंकण तट जो है ये आपका उत्तरी भाग में है, ये आपको ध्यान रखना है। कोंकण तट जो है ये आपका कहाँ है गाइस, याद रखिएगा कोंकण तट जो है ये आपका उत्तरी भाग में है, ये आपको ध्यान रखना है कोंकण तट आपका उत्तरी भाग में है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कनाडा तट के बारे में, तो कनाडा तट जो है ये आपका मध्य भाग में है। कनाडा तट जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका जो है मध्य भाग में है। और याद रखिएगा मालाबार तट जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका दक्षिणी भाग में, ठीक है? मालाबार तट जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका किस कौन से भाग में है गाइस, याद रखिएगा मालाबार तट जो है ये आपका दक्षिणी भाग में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो बताइए चंबल नदी जो है ये किस नदी की सहायक नदी है, ये आपको बताना है। तो आपका आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यमुना नदी की सहायक नदी जो है चंबल नदी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये पूछा जाता है, जो कि है चंबल नदी की कुल लंबाई, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि चंबल नदी की जो है कुल लंबाई कितनी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं कि चंबल नदी की जो है गाइस देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि चंबल नदी की जो है ये कुल लंबाई कितनी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। चंबल नदी की कुल लंबाई जो है ये 965 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। चंबल नदी की जो है ये कुल लंबाई कितनी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। चंबल नदी की जो कुल लंबाई है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 965 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके अलावा अगर हम बात करें 965 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें से आपको जो है अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि 300 जो है 22 किलोमीटर जो है आपको ध्यान रखना है। 965 किलोमीटर कुल लंबाई, जिसमें से 322 किलोमीटर जो है ये राजस्थान में बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। 322 किलोमीटर जो है आपको ध्यान रखना है, 322 किलोमीटर जो है आपको ध्यान रखना है राजस्थान
322 किलोमीटर राजस्थान तक जो है ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान तक जो है ये बहती है। 322 किलोमीटर जो है राजस्थान तक बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि और जो है, अगर दूसरा पॉइंट अगर हम बात करेंगे, इससे याद रखिएगा कि ये जो है यमुना की, अगर हम सहायक नदियों के बारे में बात करें तो और कौन कौन सी नदी है जो कि यमुना की सहायक नदी है, तो हम बात करते हैं जिसमें से आपका हो गया बेतवा नदी जो है ये किसकी सहायक नदी हो गई गाइस, तो याद रखिएगा बेतवा जो है ये यमुना की सहायक नदी हो गई, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केन नदी जो है ये किसकी सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी है। इसके अलावा अगर हम बात करें हिंडा नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है, ये भी यमुना की सहायक नदी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गाइस आपको याद रखना है सिंधु, सिंधु जो है ये किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप बात करते हैं गाइस, तो आपको याद रखना है, अब हम बात करते हैं गोदावरी नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर गोदावरी की बात करें तो प्राणहिता जो है ये किसकी सहायक नदी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, प्राणहिता, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। प्राणहिता जो है ये किसकी सहायक नदी है गाइस, तो याद रखिएगा प्राणहिता जो है ये आपके गोदावरी की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है, प्राणहिता हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंद्रावती जो है ये किसकी सहायक नदी होगी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इंद्रावती जो है ये किसकी सहायक नदी होगी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये हो गया आपके जो है, ये आपके जो हो गया गोदावरी की सहायक नदी है। इसके अलावा अगर हम बात करें और कौन सी नदी होगी गाइस, याद रखिएगा इंद्रावती हो गया। इसके बाद जो हम बात करते हैं मंजीरा नदी जो है ये किसकी सहायक नदी हो गई, मंजीरा जो है ये गोदावरी की सहायक नदी हो गई, ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि अब हम बात करेंगे कृष्णा की सहायक नदियों के बारे में। तो कृष्णा की सहायक नदियां कौन कौन सी है गाइस, तो याद रखिएगा कृष्णा की सहायक नदियां है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी जो है किसकी सहायक नदी है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है, तुंगभद्रा जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है। तो तुंगभद्रा हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें भीमा जो है किसकी सहायक नदी है, ये भी आपके जो है भीमा जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है। इसके बाद अगर हम बात करें मालप्रभा जो है ये किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। मालप्रभा जो है किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी है guys, ये आपको ध्यान रखना है। तो ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करें guys, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है तिस्ता नदी, तिस्ता नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो तिस्ता हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें मानस नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई। मानस जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें दिहांग नदी, दिहांग नदी जो है ये भी आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आपको बताना है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो आपके ऑप्शन है जुलाई 1991 में, ऑप्शन बी जुलाई 1969 में, ऑप्शन बी मार्च 1981 में, या ऑप्शन डी अगस्त 1971 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो जुलाई 1969 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है पुनः जो है 1980 में जो है, याद रखिएगा 1980 में जो है आपको ध्यान रखना है, ये कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि 15 अप्रैल देखिएगा, 15 अप्रैल 1980 में जो है आपको ध्यान रखना है, 15 अप्रैल 1980 में जो है आपको ध्यान रखना है, 15 अप्रैल 1980 में जो है ये कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। 15 अप्रैल 1980 में जो है ये कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 15 अप्रैल 1980 में जो है आपको ध्यान रखना है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 15 अप्रैल 1980 में जो है 6 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि 1969 में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, और फिर जो है 1980 में हुआ था, 1980 में भी राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का। तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो 15 अप्रैल 1980 में जो याद रखिएगा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है। तो आपको बताना है कि बॉक्साइट का उत्पादन जो है ये किस राज्य में सर्वाधिक होता है। तो आपके ऑप्शन है राजस्थान में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, या ऑप्शन डी ओडिशा में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बॉक्साइट का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा कितना होता है, ओडिशा में। ओडिशा में जो है लगभग कितना परसेंट होता है गाइस, याद रखिएगा 51% जो है, आपको ध्यान रखना है 51% जो उत्पादन होता है गाइस, याद रखिएगा ये 51% उत्पादन होता है। उड़ीसा में कितना उत्पादन होता है गाइस, याद रखिएगा 51% उत्पादन जो है ये उड़ीसा में होता है।
अब बात करते हैं गाइस, तो अगर हम बॉक्साइट के बारे में बात करें गाइस, यहाँ पे आपको ध्यान रखना, अगर हम बॉक्साइट के बारे में बात करें तो सबसे अगर हम बात करते हैं कि बॉक्साइट का भंडार जो है ये उड़ीसा में कहाँ-कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम भंडार की बात करें गाइस, ये आपको ध्यान रखना। उड़ीसा की जो है ये आपको ध्यान रखना। भंडार की अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना, ये कहाँ-कहाँ है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि आपको ध्यान रखना है कि उड़ीसा की जो है ये कहाँ भंडार है, कहाँ नहीं है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा उड़ीसा के जो है कोरापुट में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा के जो है कोरापुट में जो है बॉक्साइट का भंडार है, ये आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा के कोरापुट में, कोरापुट, और यह देखिएगा और जो है आपका किसमें है यह देखिएगा कोरापुट, और यह देखिएगा संभलपुर में, ठीक है। यह देखिएगा कोरापुट और यह देखिएगा संभलपुर में जो है आपको ध्यान रखना है। कोरापुट और संबलपुर जिले में जो है ये आपका जो है भंडार है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिले में भंडार है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इससे आपको ध्यान रखना है कि बॉक्साइट का जो है उपयोग के बारे में अगर हम बात करेंगे इससे आपको ध्यान रखना है। बॉक्साइट के जो है हम उपयोग जो है इसका कहाँ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी बॉक्साइट का उपयोग जो है ये कहाँ होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका उपयोग होता है एल्युमिनियम धातु के उत्पादन में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका उपयोग जो है ये कहाँ होता है गाइस, तो याद देखिएगा। इसका उपयोग जो है ये आपको ध्यान रखना है एल्युमिनियम धातु के उत्पादन में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका उपयोग जो है ये कहाँ होता है गाइस, याद रखिएगा। एल्युमिनियम धातु के उत्पादन में इसका उपयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एल्युमिनियम धातु के उत्पादन में जो है याद रखिएगा। एल्युमिनियम धातु के उत्पादन में जो है याद रखिएगा। एल्युमिनियम धातु के उत्पादन में इसका उपयोग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। तो आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो घाघरा नदी की सहायक नदी है। तो आपके ऑप्शन ए तवा नदी, ऑप्शन बी साबरी नदी, ऑप्शन सी केन नदी, या ऑप्शन डी सरयू नदी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सरयू नदी जो है घाघरा की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम घाघरा नदी के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर हम घाघरा नदी के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा। घाघरा नदी की जो है अगर हम बात करते हैं कुल लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा 1080 किलोमीटर जो इसकी कुल लंबाई है। तो अगर हम बात करते हैं कि घाघरा नदी की जो है कुल लंबाई कितनी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं कि घाघरा नदी की जो है कुल लंबाई कितनी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। घाघरा नदी की कुल लंबाई जो है ये आपका जो है 1080 किलोमीटर जो है, ये आपको ध्यान रखना है। घाघरा नदी की कुल लंबाई जो है ये 1080 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि घाघरा नदी की जो है उद्गम के बारे में बात करते हैं कि इसका जो है उद्गम कहाँ से होता है। तो उद्गम की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि घाघरा नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका उद्गम जो है ये कहाँ से होता है गाइस, याद रखिएगा मानसरोवर झील के निकट जो है आपको ध्यान रखना है। इसका जो है ये कहाँ से होता है गाइस, याद रखिएगा मानसरोवर झील के निकट, ये आपको ध्यान रखना है। घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है मानसरोवर झील के निकट, ठीक है। आपको ध्यान रखना है घाघरा नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है गाइस, आपको ध्यान रखना है मानसरोवर झील के निकट मापचा चुंग हिमनद से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो है ये कहाँ से होता है गाइस, याद रखिएगा। इसका जो उद्गम होता है ये आपको ध्यान रखना है मापचा चुंग हिमनद से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो है कहाँ से होता है गाइस, याद रखिएगा मापचा चुंग हिमनद से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मापचा चुंग हिमनद से जो है इसका जो है आपको ध्यान रखना है। मापचा चुंग हिमनद से होता है इसका उद्गम, ये आपको ध्यान रखना है। मापचा चुंग हिमनद से होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, आपको ध्यान घाघरा की जो है हम बात करते हैं सहायक नदी के बारे में कि घाघरा की सहायक नदी जो है ये कौन कौन सी है। तो एक का आपको नाम पता है जो कि सरयू नदी जो है ये घाघरा की सहायक नदी है, लेकिन और सारी नदी जो है ये भी आपको नाम याद रखना है। तो अगर हम बात करते हैं कि घाघरा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम सहायक नदियों के बारे में बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है guys, सरयू नदी हो गया। उसके बाद जो है आपको याद रखना है जो काली नदी जो है आपको ध्यान रखना है। काली नदी जो है आपको ध्यान रखना है। काली नदी जो है ये आपको ध्यान रखना है घाघरा की सहायक नदी है, तो काली नदी हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाणगंगा नदी हो गई, काली नदी हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो है बाणगंगा नदी हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गाइस याद रखिएगा बूढ़ी गंडक हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है बूढ़ी गंडक हो गई। ये सब जो है घाघरा नदी की जो है आपको ध्यान रखना है, ये सहायक नदियाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन है जो विद्युत आवेश का सुचालक है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कागज, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी तांबा या ऑप्शन डी कांच। तो निम्नलिखित में बोल रहा है तो गाइस याद रखिएगा तांबा है, लेकिन अगर यही पूछा जाता कि जो है ये आपको ध्यान रखना है कि सर्वोत्तम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गाइस यहीं पे जो है आपसे क्या पूछा जाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाता है सर्वोत्तम विद्युत आवेश का सुचालक कौन है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता कि सर्वोत्तम विद्युत आवेश का जो है आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाता सर्वोत्तम विद्युत आवेश का जो है सुचालक कौन है गाइस, याद रखिएगा यहाँ पे अगर प्रश्न ये रहता तो ये आपका हो जाता है गाइस, क्या हो जाता है, चांदी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये क्या हो जाता है गाइस, तो यहाँ पे जो है इसका आंसर जो है चांदी हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यानी कि सर्वोत्तम विद्युत आवेश का सुचालक। तो यहाँ पे जो है आपसे एक बार देखिए ये यहाँ पे जो है आपसे सुचालक पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दो चीज आपको जो है क्लियर करना है, जिसमें जो है सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले जो है सुचालक किसे कहते हैं ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो है सुचालक किसे कहते हैं, और दूसरा पॉइंट हम क्या बात करेंगे, दूसरा हम बात करेंगे कि सुचालक किसे कहते हैं, और दूसरा हम बात करेंगे कि कुचालक किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सुचालक और कुचालक दोनों रहता है, तो इसमें बहुत लोग, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और जो है अपना आंसर गलत करते हैं। तो सुचालक किसे कहते हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम सुचालक की बात करें तो याद रखिएगा कि जिस पदार्थ से जो है ये आपको ध्यान रखना है, सुचालक हम किसे कहते हैं, इससे आपको ध्यान रखना है। सुचालक हम उसे कहते हैं जिस पदार्थ से जो है ये आपको ध्यान रखना है, जिस पदार्थ से जो है विद्युत धारा प्रभावित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जिस पदार्थ से जो है ये आपको ध्यान रखना है, जिस पदार्थ से जो है विद्युत धारा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, आपको ध्यान रखना है। जिस पदार्थ से विद्युत धारा जो है ये प्रवाहित होती है, आपको ध्यान रखना है। जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो क्या कहलाता है, सुचालक कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और कुचालक क्या कहलाता है guys? तो कुचालक उसे कहते हैं जिस पदार्थ से जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि सुचालक जो है, कुचालक जो है ये किसे कहते हैं guys? सबको ध्यान रखना है। कुचालक उसे कहते हैं जिस पदार्थ से जो है आपको ध्यान रखना है, जिस पदार्थ से जो है आपको ध्यान रखना है क्या होता है guys? सबको ध्यान रखना है। जिस पदार्थ से विद्युत धारा जो है आपको ध्यान रखना है, जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है। जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है। जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा कुचालक कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अनुसूचित जनजातियों की सबसे बड़ी आबादी कहाँ है। तो आपके ऑप्शन, ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी ओडिशा में, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अनुसूचित जनजातियों की सबसे बड़ी आबादी जो है ये मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा ये जो है ये किसके तहत है गाइस, तो याद रखिएगा 2011 के, 2011 की जो है जनगणना के अनुसार, ये आपको ध्यान रखना है। 2011 के जो है आपको ध्यान रखना है, जनगणना के अनुसार जो है आपको ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे ज्यादा जो है अनुसूचित जनजाति जो है ये कहाँ है गाइस, याद रखिएगा ये है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है ये सबसे ज्यादा कितना है गाइस, तो अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है ये कितना है गाइस, याद रखिएगा ये है आपका 8.6% जो है अनुसूचित जनजाति है, ये आपको ध्यान रखना है। 8 पॉइंट जो है 8.6 जो है ये आपको ध्यान रखना है। 8.6 जो है ये आपको ध्यान रखना है। अनुसूचित जो है मध्य प्रदेश में 8.6 जो है अनुसूचित जनजाति है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुसूचित जनजाति है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है। तो आपको बताना है कि मौद्रिक नीति का निर्माण जो है ये कौन करता है। तो आपका ऑप्शन, ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी सेबी, या ऑप्शन डी योजना आयोग। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौद्रिक नीति का निर्माण जो है ये कौन करता है, आरबीआई करता है। अगर हम बात करें कि मौद्रिक नीति जो है ये क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा मौद्रिक नीति की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि मौद्रिक नीति जो है ये आपका क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम मौद्रिक नीति की बात करें तो जिसमें जो है ये क्या करता है गाइस, तो आरबीआई जो है ये क्या करता है गाइस, मौद्रिक नीति में जो है आरबीआई क्या करता है गाइस, तो आरबीआई जो है ये क्या करता है मौद्रिक नीति में, तो ये करता है क्या है कि ये जो है समय समय पर जो है आरबीआई जो है ये क्या करता है, आरबीआई जो है ये आपको लिख लेना है गाइस, ये याद रखिएगा कि आरबीआई जो है समय समय पर, आरबीआई जो है ये क्या करता है गाइस, याद रखिएगा ये समय समय पर जो है ये आपको ध्यान रखना है। समय समय पर जो है बैंक दर को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। समय समय पर ये क्या करता है, समय समय पर जो है बैंक दर होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका रेपो दर होता है। समय समय पर जो है बैंक दर, रेपो दर, और जो है दूसरा आपका क्या होता है, उसके बाद जो है बैंक दर, रेपो दर और रिवर्स दर। ठीक है, इसको
जो है ये क्या करता है गाइस, बैंक दर रिवर्स दर जो है ये आपको क्या करता है गाइस, देखिएगा रिवर्स का निर्धारण करता है। ठीक है, ये क्या करता है, तो क्या का जो है ये क्या करता है गाइस, याद रखिएगा, का जो है ये निर्धारण करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निर्धारण करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मौद्रिक नीति क्या कहलाता है गाइस, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मौद्रिक नीति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मौद्रिक नीति क्या होता है गाइस, याद रखिएगा, मौद्रिक नीति जो है आपको क्या कहता है गाइस, तो याद रखिए, मौद्रिक नीति जो है आपका कहता है कि आरबीआई जो है ये क्या करता है, समय समय पर जो है ये आपको ध्यान रखना है, बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स दर का जो है ये निर्धारण करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि बंजर भूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य है। तो आपको बताना है कि बंजर भूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी असम। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है राजस्थान जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा, राजस्थान के बाद अगर हम बात करें इसके बाद जो है कौन कौन सा है, तो राजस्थान के बाद जो है, राजस्थान के बाद, ठीक है आपको लिख लेना है, राजस्थान के बाद जो है सबसे इस पे राजस्थान है, लेकिन राजस्थान के बाद जो है आपका मध्य प्रदेश आता है। राजस्थान के बाद जो है ये आपको ध्यान रखना, आपका कौन सा आता है, मध्य प्रदेश आता है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश और जो है आपका कौन सा आता है गाइस, याद रखिएगा, और जो है आपका महाराष्ट्र आता है। ठीक है, यहाँ जो है महाराष्ट्र आता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको एक पॉइंट और नोट करना है, जो कि क्या लिखना है, तो राजस्थान का जो है 25%। ठीक है, ये आपको क्या याद करना है, इससे आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का जो है 25% जो है आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का जो है आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का 25% जो है आपको ध्यान रखना है। भौगोलिक क्षेत्र जो है बंजर भूमि। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का जो है 25% जो है आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का 25%। भौगोलिक क्षेत्र जो है आपको ध्यान रखना है, भौगोलिक क्षेत्र जो है ये बंजर भूमि है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कितना भूमि है, 25% बंजर भूमि है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 25% जो है बंजर भूमि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका का विभाजन होता है। तो आपको बताना है कि लैंगिक जनन में जो है कौन से कोशिका का विभाजन होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए समसूत्री, ऑप्शन बी अर्धसूत्री, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य विभाजन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है कि इस प्रक्रिया में जो है आपको ध्यान रखना है, कोशिका में जो है ये आपको याद रखना है, कोशिका 2 बार विभाजित होता है। ये आपको ध्यान रखना है कितनी बार होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि कोशिका जो है आपको ध्यान रखना है, कोशिका जो है आपको ध्यान रखना है 2 बार जो है आपको ध्यान रखना है, कोशिका जो है 2 बार जो है आपको ध्यान रखना है विभाजित होता है। आपको ध्यान रखना है कोशिका जो है आपको ध्यान रखना है 2 बार जो है आपको ध्यान रखना है विभाजित होता है। ये आपको ध्यान रखना है, कोशिका जो है 2 बार विभाजित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इस क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रोडोप्सिन, ऑप्शन बी आइडोसिन, ऑप्शन सी मेलानिन या ऑप्शन डी एंथ्रोसाइनिन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ऑप्शन जो है सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक जो है ये क्या कहलाता है, तो मेलानिन कहलाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि किस उपकरण का प्रयोग चित्रों का पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो आपको बताना है कि किस उपकरण का प्रयोग जो है ये क्या कह रहा है कि चित्रों पर पर्दे का प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्रोनोमीटर, ऑप्शन बी गैरोस्कोप, ऑप्शन सी फेडोमीटर या ऑप्शन डी एपीडिया स्कोप। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एपीडिया स्कोप से जो है ये क्या होता है, चित्रों का पर्दे पर प्रक्षेपण किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता होता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है दूर बिंदु, ऑप्शन बी अंध बिंदु, ऑप्शन सी निकट बिंदु या ऑप्शन डी पीता बिंदु। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंध बिंदु हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। इस क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है। तो आपको बताना है कि हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है। तो आपके ऑप्शन है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, यानी कि ऐसी मुद्रा जिसकी आपूर्ति जो है वो मांग की अपेक्षा जो होती है वो कम होती है। ठीक है, दूसरा जो बोल रहा है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, या फिर जो है
ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तथा मांग दोनों स्थिर हो, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हार्ड करेंसी उसे कहते हैं वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति जो होती है वो मांग की अपेक्षा कम होती है। यानी कि मांग थोड़ा ज्यादा होगा और उसकी अपेक्षा जो मांग की अपेक्षा जो होगी वो थोड़ा कम होगी, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, हार्ड करेंसी कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको बताना है कि कैंसर का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है ए ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी पोमोलॉजी, ऑप्शन डी मायोलॉजी, या ऑप्शन डी ऑन्कोलॉजी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी में जो है कैंसर का अध्ययन होता है, ये आपको ध्यान रखता है। और ऑर्निथोलॉजी में जो है थोड़ा थोड़ा से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम ऑर्निथोलॉजी की बात करेंगे तो पक्षियों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, इससे आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि पक्षियों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है। तो पक्षियों का अध्ययन जो है ये आपका ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, पक्षियों का अध्ययन जो है ये ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पोमोलॉजी में क्या होता है, तो फलों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, इससे आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि फलों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी कहलाता है। उसके अलावा अगर हमारे तो नेक्स्ट है जो है आपका मायोलॉजी, ठीक है। मायोलॉजी में जो है ये किसका अध्ययन होता है गाइस, याद रखिएगा। मायोलॉजी में जो है मांसपेशियों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो मांसपेशियों का, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। मांसपेशियों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मांसपेशियों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, तो मांसपेशियों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मांसपेशियों का अध्ययन जो है ये आपका जो है ये क्या कहलाता है, ये आपका मायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। इस क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो विद्युत चुंबक अगर बनाने के लिए जो है वो किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीतल का, ऑप्शन बी नरम लोहे का, ऑप्शन सी इस्पात का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपको क्या विद्युत चुंबक बनाने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरम लोहे का जो है प्रयोग किया जाता है। यानी कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है ये किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है, नरम रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है। तो आपको बताना है कि वायु के तापमान से परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण जो है ये प्रभावित होता है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है आयाम, ऑप्शन बी आवृत्ति, ऑप्शन सी तीव्रता, या ऑप्शन डी चार। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा होगा, चाल होगा। चाल जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम स्पीड भी कहते हैं। तो ये जो है आपका जो है अधिक गुण जो है प्रभावित होता है, यानी आपका चाल अधिक प्रभावित होता है। तो गाइस आपका जो है रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट जो है आज का हमारा सेट 13 था, ये यहीं कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लीज गाइस ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव रहा, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ये आपका प्रीवियस ईयर सेट है, तो आपको जितना ज़्यादा कोशिश करना है, इसका नोट बनाइए और जितना ज़्यादा हो सके उसको क्लियर आउट करिए, ठीक है? नोट बनाइए एंड रिवीजन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।